नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो कि एक नियम बन चुका है। आप सभी को पता है कि नागरिकता संशोधन नियम 2024 लागू हो गया है। अभी 2-3 दिन पहले ही इसको लागू किया गया है और इस पर जो है ढेर सारे प्रश्न चिन्ह और बहुत सारी समस्याएँ इसको लागू करने में देखी जा रही थी। हालाँकि वर्तमान सरकार ने इसको पूरी तरीके से क्लेरिफ़ाई किया है कि ना तो यह किसी भारतीय नागरिक के बारे में बात करता है और ना ही किसी इस्लामिक जो भी नागरिक हैं किसी अन्य देश की, उनको नागरिकता लेने से रोकता है। यह प्रावधान किसके लिए किया गया है, क्या किया गया है? एक बड़ा ही बेहतरीन इस पर जो है आपको निबंध देखने को मिल सकता है आगामी परीक्षाओं में। इसमें हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। आपके क्या-क्या चीज़ें हैं, इस वीडियो में प्रॉपर हम लोग फ्रेमिंग पर देखेंगे। फ्रेमिंग के साथ जो है हम बात करेंगे कि इसकी प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, एक इमोशनल टच आप कैसे देंगे। दोस्तों, मैं बता दूँ आप सभी को कि इमिग्रेशन, माइग्रेशन आप देखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो समाज में अगर उनको आइडेंटिटी ना हो, आपके बीच कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी कोई नागरिकता ना हो, उसके बारे में अगर आप सोच के देखें, तो दिल दहल जाता है। ये आज़ादी की लड़ाई के जो हमारे बँटवारे का एक दंश था, उसको बहुत सारे परिवार आज भी झेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार जो माइग्रेट करके पाकिस्तान गए या भारत आए, फिर वो अपने देश वापस गए और उनको अगर नागरिकता नहीं है, तो वो एक नागरिक, एक जानवर की स्थिति होती है दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते कितना बुरा हश्र होता है उनका। और वो भी धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर अगर भारत जो कि मूल जो धर्म हैं, भारत के जो प्रमुख धर्म हैं, उनकी जो जननी माना जाता है, सर्वधर्म समभाव के रूप में माना जाता है, तो क्या धार्मिक आधार पर प्रताड़ित व्यक्ति को भारत, हालाँकि ये नेहरू जी का स्टेटमेंट था कि कोई भी व्यक्ति अगर वापस आता है तो भारत का ये कर्तव्य होगा कि हम उसकी रक्षा करेंगे, उसको हम नागरिकता का अधिकार देंगे। इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर, जिस पर निबंध की क्लासेस 15 से ये शुरू होंगी और आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा। शेड्यूल में आप देखेंगे मैं आप सभी को 120 डेज़ का शेड्यूल दिखाता हूँ। ये शेड्यूल सभी लोग रख लें स्पेशली, जो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ-आरओ या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो खास करके यूपीपीसीएस और आरओ-आरओ के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 2 बैच हमारे हैं। समर्थ बैच जो कि प्री कम मेंस आपके समीक्षा अधिकारी के लिए है, वैसे ही समर्थ बैच जो है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, समग्र बैच जो है वो आरओ-आरओ प्री कम मेंस के लिए है। इन दोनों बैच से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप 8802913517 पर व्हाट्सएप करें या हमारा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये सारे शेड्यूल में आप देख रहे हैं कि जो ये इवनिंग वाली क्लासेज़ हैं, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि आपका जो 16 मार्च से हमारा निबंध राइटिंग जो है एक शुरू होगी। जो पहला लेखन होगा, वो आपको क्या मिलेगा, सैटरडे को ये मिलेगा समान नागरिक संहिता। संडे को आपकी कॉपी चेक होगी और उसके बाद फिर आपको हफ्ते में 2 या 3 जो है निबंध लेखन मिलेंगे, जिस पर आपकी क्लास भी होगी, साथ में आपकी कॉपी भी चेक होगी और अन्य चीज़ें होंगी। और ये टोटल 18 क्लासेस हैं, लगातार हफ्ते में 3 क्लासेस 6 हफ्ते में आपको कंप्लीट करा दी जाएँगी। उसके बाद जो है हिंदी कन्वेंशनल शुरू होगी, जो कि इसी बैच में आपके जो निबंध का हम बैच लॉन्च कर रहे हैं, उसमें हिंदी भी इंक्लूडेड है। इसकी फीस मात्र जो है आपकी मात्र जो है 1299 रखी गई है, जिसमें हिंदी भी आपको मिलेगा। ये लेखनी बैच है दोस्तों। इसमें सप्ताह में 2 से 3 एस्से आपको मिलेंगे। अभी 18 एस्से टोटल नए करा दिए जाएँगे और साथ में आपके 45 जो एक्स्ट्रा एस्से हैं, एक्स्ट्रा एस्से हमारे पास बहुत सारे हैं जो आप लिखना चाहें। कम से कम 18 एस्से आप लिख कर के चेक कराएँ और इसकी फीस मात्र जो है 1299 रखी गई है। आप इसको हमारे ऐप पर जाकर के इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जानकारी लेने के लिए आप जो है ना हमें व्हाट्सएप करें, जिसमें हम आपको पूरा डिटेल भेज देते हैं। 120 डेज़ का जो फ्री क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो सीए पे एक प्रॉपर फ्रेमिंग हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए आपको, जैसा कि मैं बताता हूँ कि लगातार कि अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में, खास करके यूपीपीसीएस में अगर 700-800 शब्दों में आपको निबंध लिखना है, तो आपको एक पैरा लगभग 60 से 70 शब्दों का 10 पैरा में मैक्सिमम
आप जो है आप निबंध को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसी को 100 शब्द, किसी को 80 शब्द दे करके ऑन एवरेज जो है अगर आप 70 शब्द लिखते हैं, तो आपके 10 टॉपिक होने चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। प्रस्तावना एक बड़ी ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसा कि मैं लगातार आपको बताता रहा हूँ, कहानियों के माध्यम से, फैक्ट के माध्यम से, किसी इमोशनल देखिए इस पर माइग्रेशन, इमिग्रेशन पर आप देखेंगे बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं। एक ब्रुकलिन मूवी है, आप उसको देखेंगे, एक आयरिश महिला है। ब्रुकलिन मूवी जो है वो आप जो है अ, हॉलीवुड की मूवी है, इसको देखेंगे आप तो माइग्रेशन पर एक बहुत ही शानदार मूवी है कि एक आयरलैंड की महिला जो है वो किस प्रकार से यूएसए में जाकर के संघर्ष करती है। साथ ही और भी बहुत सारी मूवीज़ आपने देखे होंगे जैसे कि शिंडलर्स लिस्ट है जो कि रिलीजियस जो है जिनोसाइड एक देखा जाता है ज्यूज़ को लेकर के। शिंडलर्स लिस्ट बहुत ही वर्ल्ड वार पे बहुत ही शानदार मूवी है, वो आप देख सकते हैं। उसका दंश आप एक महसूस कर सकते हैं किस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरी जगह जाता है, एक देश से दूसरे देश जाता है और उसको धार्मिक आधार पे प्रताड़ित किया जाता है और प्रताड़ना के बाद जो है अगर उसे नागरिकता का भी अधिकार न मिले किसी अन्य देश में, या आप देख रहे हैं कि हमास और इज़राइल का जो युद्ध है, वो जो आपका है इज़राइल-फ़िलिस्तीन विवाद है, वो भी कहीं न कहीं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है और इसमें इमिग्रेशन, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। आज आप देख रहे हैं कि इराक में, ईरान में जो माइनॉरिटीज़ जो भी हैं, चाहे वो कुर्द हों, चाहे कोई अन्य हों, आप देखते हैं कि इराक में बड़े स्तर पर कुर्द को जो है प्रताड़ित किया गया। वो माइग्रेट करके फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम आदि देशों में बसे हुए हैं। अगर वहाँ पर नागरिकता न दी जाए, तो उनके क्या समस्याएँ होंगी। रोहिंग्या की समस्या एक आप देख रहे हैं म्यांमार ने एक बड़े स्तर पर जो है मुस्लिम कम्युनिटी जो है आकर के बांग्लादेश में एक आइलैंड ही बन गया है, वहाँ पर रह रही है। तो ऐसे ही बहुत सारी मूवी हैं जो आप देख करके उस दंश को महसूस कर सकते हो। वहाँ से कोई कोटेशन आदि, कहानी आदि जो है यहाँ पर दे सकते हैं। और भी आप देखेंगे जैसे गॉडफ़ादर मूवी देखेंगे पार्ट 2 वाली, तो वो भी कहीं न कहीं इस पे बनी हुई है। माइग्रेशन की समस्याओं पर बहुत सारी हॉलीवुड में मूवी है। बॉलीवुड में भी द केरला स्टोरी या अन्य जैसे कि अगर हम देश में माइग्रेशन की बात करें तो अभी जो आई थी मूवी जो द कश्मीर फाइल उसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान घर-बार सब कुछ छोड़ करके आपको जाना भी पड़े, लेकिन जब एक देश से दूसरे देश में आप जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर के आपको अगर नागरिकता नहीं मिलती है तो यू विल ट्रीट एज़ एनिमल आप एक ना जानवर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अब समझ लीजिए आपको कोई अधिकार नहीं मिलते हैं, आपको सही सुखपूर्वक जीते नहीं हैं, आप किसी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। तो ये सीएए उन व्यक्तियों के लिए क्या कितना प्रभावी है, उसके लिए आप कहानी, स्टोरी आदि के माध्यम से आप इसको दर्शा सकते हैं कि माइग्रेशन और इमिग्रेशन आदि का जो दंश होता है, वो व्यक्ति कैसे झेलता है। ख़ास करके जो रिलीजियस बेस्ड पर एक्सप्लॉइटेशन है, बहुत सारे देशों में, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड हो, रिलीजियस बेस्ड हो, वो बड़ा ही कष्टकारी होता है। और एक जो पूरी-पूरी कम्युनिटी को जब उठ करके दूसरे देश में जाना पड़ता है, अगर उसे अधिकार न मिले, तो वह उनका जीवन जो है ना वो मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी समस्याएँ होती हैं। दूसरा हम देखेंगे सीएए में क्या-क्या प्रावधान है। प्रावधान में देखिए दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप देखेंगे कि 3 देश हैं बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। वहाँ के जो माइनॉरिटी हैं यानी कि जो 6 धर्मों के हैं हिंदू सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैन, बौद्ध हो गए, आपके पारसी हो गए, ईसाई हो गए। इन सभी को 6 धर्मों के लोगों को अगर धार्मिक आधार पर प्रताड़ना हो और दिसंबर 2014 मैंने बताया था ना 2014 दिसंबर के पहले वो भारत में आ गए हों और कम से कम 6 वर्ष रहे हों, तभी जाकर के उनको नागरिकता के लिए अलाउ कर सकते हैं। हालाँकि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो भारत में नेचुरलाइज़ेशन और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना कर सकता है रजिस्ट्रेशन दे सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसके लिए ये है प्रावधान है 11 वर्ष भारत में रहने का। वो भी आप देखेंगे कि नागरिकता अधिनियम 1955 में सब कुछ समझाया गया है। इस पर बारे में हम डिटेल बात करेंगे, ठीक है ना? क्या है प्रावधान? अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? विशेषताओं में आप स्पेसिफ़ाई करेंगे कि भाई देखिए इसमें किसी भी धर्म के विरोध में नहीं बात की गई है। किसी भी भारत के नागरिक की नागरिकता के हटाने या इसको शामिल करने की बात नहीं की गई है। तो ये कुछ विशेषताएँ हैं जिसको आपको बताना होगा। सरकार विभिन्न माध्यमों से डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित भी कर रही है। चौथे नंबर पर हम देखेंगे दोस्तों भारत में नागरिकता अधिनियम का इतिहास क्या रहा है? यानी कि हम भारत के नागरिक बने हैं, उससे पहले नागरिकता यानी कि अंग्रेज़ों के काल से लेकर के अभी तक के जो भी डेवलपमेंट हुए हैं सिटीज़नशिप को लेकर के,
1955 अधिनियम को लेकर के बहुत सारे संशोधन हुए हैं, उनमें हम बात करेंगे। साथ ही जो है ओसीआई, पीआईओ, अन्य जो है हम नागरिकों को अलग-अलग ट्रीट करते हैं, उनको भी हम देखेंगे। एनआरआई क्या होता है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे हम दोस्तों 5वें नंबर पर नागरिकता अधिनियम के पक्ष में तर्क, कि क्यों ज़रूरी है ये, और इसके विपक्ष में तर्क देखिए, सरकार ने अधिनियम बना दिया तो इसके विपक्ष में कुछ तर्क थे, कि जैसे कि अभी भी कई पार्टियों द्वारा जो है, खास करके विपक्षी पार्टियों द्वारा जो है, आपको बताया जाता है कि भारत में गरीबी वैसे ही है, बाहर के लोगों को कैसे बसाएँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से लिखेंगे। मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूँगा, जिसमें आप जो है 6ठे नंबर पर इसके पक्ष-विपक्ष में भी तर्क लिखेंगे। चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं, कि हम उनको कैसे बसाएँगे, कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसकी समस्या है, कैसे हम जो है फेक लोगों को रोकेंगे, कोई एजेंट ना उनके साथ भारत में रहने लगे, और हमारे जो दुश्मन देश हैं, खास करके चीन, पाकिस्तान, इन इन लोगों के, इन देशों के लोग जो है किसी अवैध तरीके से ना यहाँ पर रह लें, और इंटेलिजेंस को खतरा हो, और भी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। आगे क्या किया जा सकता है, और निष्कर्ष ये 9 बिंदुओं पर आपको एक निबंध लिखना है, जो कि 16 तारीख तक, आपको 16 को लिखना है, 16 तक सबमिट कर देना है, ठीक है ना। यानी कि 17 मार्च को आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, जितने भी लोग लिखेंगे, खास करके जो पहले भी एडमिशन ले चुके हैं, और जिन लोगों का भी निबंध अभी पूरा नहीं हुआ है, वो भी यहाँ पर फिर से ज़ीरो से शुरुआत कर सकते हैं। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के माध्यम से आप जो है इसकी एक अच्छा निबंध, और देखिए निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखिए, ये मैं सिर्फ याद कराने के लिए आपको बताता हूँ। जैसे कि एक छोटी-सी प्रस्तावना मैंने दी है, प्रस्तावना आप ज़रूर ध्यान से रखिएगा और पढ़िएगा, और ये अगर प्रस्तावना आप डाल सकते हैं, तो डाल भी सकते हैं, ठीक है ना? एग्ज़ाम में। हम सभी होमो सेपियंस हैं, हम मानव हैं। मानव एक जाति है, इसके बाद हमारी सबसे बड़ी पहचान जो है वो नागरिकता ही है। क्योंकि बिना नागरिकता के किसी भी व्यक्ति की स्थिति धोबी के कुत्ते की जैसी होती है, अर्थात ना घर का ना घाट का। वैध जीवन जीने और सुकून से मरने, आप सोच सकते हैं कि 2 गज ज़मीन नसीब नहीं होगी आपको जलने के लिए या दफ़न होने के लिए, अगर आप नागरिक नहीं हैं भारत के। विश्व में किसी भी देश में आप रह रहे हैं, और आपके पास पासपोर्ट नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपकी स्थिति जानवर से भी बदतर हो सकती है। प्रकृति की पहचान के अलावा हमारे पास अपने देश की पहचान का ठप्पा भी लगा होना चाहिए, नहीं तो हम भी कुकुरमुत्तों की ढेर की तरह कहीं पड़े होंगे। जैसे कि बिना नागरिकता के लोग यहाँ से वहाँ प्रवास, उदाहरण आप देख लीजिए, रोहिंग्या कम्युनिटी है, कुर्द कम्युनिटी है, और भी बहुत सारे उइघुर मुसलमान हैं। आप इन ऐसे लोगों को, जिनकी अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने में समस्या होती है, हालाँकि बहुत सारे ऐसी कम्युनिटी हैं जो विदेशों में, अन्य देशों में जा कर के रह रही हैं, और उनकी अपनी कोई ऑथेंटिक वैलिडिटी नहीं है, जिससे कि समस्या क्रिएट होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। ये पूरा मैं एक छोटा-सा आइडिया आपको दे रहा हूँ कि इस पर आप निबंध लिखेंगे कैसे। लिख के ज़रूर दिखाइए। 16 को ये कंप्लीट जो है निबंध आपको अपने ऐप पर मिल जाएगा। ऐप पर कैसे जाएँ, तो अभियान सिविल सर्विसेज़ ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पर 1299 का ये कोर्स है, आप इसको परचेज़ कर लें, और साथ ही उसमें बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। बहुत सारे पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएँगे। कुछ लोगों को जो पुराने हैं वो लोग, कुछ लोगों का फ़ोन आ रहा था कि हमारे नोट्स डिलीट हो गए हैं। मुझे फिर से नोट्स की आवश्यकता है, तो वो आपको 16 तक मिल जाएँगे, ठीक है ना? तो ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए।